जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट जो कि है हमारा जनरल नॉलेज माने सामान्य ज्ञान का। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका कालिदास अवार्ड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है इनमें से? तो जो आपका कालिदास अवार्ड है वो आपका जुड़ा हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट्स माने कला प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था? जो आपका कालिदास अवार्ड है ये 1980 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 1980 में पहली बार दिया गया था। ये आपका एमपी मतलब आपके मध्य प्रदेश में दिया जाता है एक तरीके से। तो इसका आंसर है आपका सी, परफॉर्मिंग आर्ट्स। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न तरफ जो कि है हमारा हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो उसका नाम है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये आपकी एक ब्रिटेन की महिला थी, मतलब इनका जन्म जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। ये पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन्होंने 1917 कलकत्ता सेशन, जो आपका कलकत्ता सेशन हुआ था 1917 में, उसको प्रिजाइड किया था, मतलब वो इनकी देखरेख में हुआ था। उस टाइम पे ये इनकी प्रेसिडेंट थी। ठीक है, मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, अब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की 5 महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं, मतलब रह चुकी हैं। वो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। 4 नाम तो ये जो आपके सामने लिखे ऑप्शन में यही 4 नाम है। 5वां नाम जो यहाँ पे मिस है मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है आपका नैली सेनगुप्ता। ये 5 महिलाएं हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अध्यक्षता के रूप में पेश किया है। तो इसका आंसर है आपका डी, एनी बेसेंट आपकी पहली महिला थी। और अभी बात करिए प्रेजेंट की, तो वो है आपकी सोनिया गांधी जी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न तरफ जो कि है हमारा हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? तो आपके हरगोविंद खुराना जी आपके भारतीय हैं। इनको आपको नोबेल प्राइज मिला था मेडिकल साइंस की फील्ड में। इनको मिला था 1968 में। वैसे हमने एक नोबेल प्राइज के नाम पे एक पोस्ट तैयार कर रखा है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। उसमें क्या है, उसमें आपको हर एक नोबेल प्राइज, हर ऐसे कौन कौन से इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनको किस फील्ड में मिला है, उन्होंने ऐसा क्या किया था, कौन से ईयर में मिला है, उसका हमने एक आपके लिए नोट तैयार किया है, तरीके से पोस्ट तैयार किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया उसको जरूर देखिए, क्योंकि नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में ही मिलेगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से हमारे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है, किसको कब मिला है, किसको पहला मिला है, किसको अब तक लास्ट मिला था। तो उस पोस्ट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया उसको जरूर देखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, मेडिकल साइंस की फील्ड में आपको हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इनमें से कौन सी सबसे ताजी पानी की झील है? वो है आपकी वुलर झील। जो आपकी वुलर झील है ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है जो कि इंडिया में है। ये है कहाँ पे? ये आपकी लाई करती है आपकी कश्मीर वैली में, कश्मीर की घाटियों में लाई करती है आपकी ये वुलर झील। अब इसकी लंबाई बताऊं तो कितनी है? ये आपकी 189 किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई है। वैसे एक बात और, जबकि वुलर झील है ये पूरे एशिया की इकलौती फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो इस प्रश्न तो आपका ए, वुलर झील। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न तरफ जो कि हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। मतलब जो 2022 में वो कॉमनवेल्थ गेम्स होना है वो कौन सी कंट्री में होगा? तो वो होगा आपका बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। वैसे आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो ये आपका इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड तीसरी बार, थर्ड टाइम होस्ट करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स को। इससे पहले उसने 2 बार कर रखा है। पहली बार उसने किया था लंदन में 1934 में, और दूसरी बार किया था मैनचेस्टर 2002 में। ये उसका तीसरी बार है अगर वो इंग्लैंड में 2022 में होस्ट करेगा। तो इसका आंसर है आपका डी, इंग्लैंड में होस्ट होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा पारादीप पोर्ट इन विच स्टेट। मतलब पारादीप पोर्ट कौन से स्टेट में है? तो आपका पारादीप पोर्ट है ये आपके उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, तो ये उड़ीसा में कहाँ पे है? ये उड़ीसा में जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से ऐसा क्या है, स्पोर्ट से क्या चीज आयात निर्यात होती है? तो यहाँ से आपका आपका कोल और आयरन ओर, ये 2 ऐसी चीजें सबसे ज्यादा मात्रा में आयात निर्यात होती है यहाँ से, मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका आंसर है आपका बी, पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका लंदन में। ठीक है, इसकी स्थापना जुलाई 1961 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर आपका सी, लंदन में है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन जो कि हमारा
विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेर पंजाब? शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर तो आपको पता होगा, इसका आंसर है आपका लाला लाजपत राय। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, लाला लाजपत राय जी को एक नाम और से भी जाना जाता है, तो उसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट करके। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, आपका आंसर सही हुआ तो उसका रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपने क्या आंसर दिया है। तो इसका आंसर मुझे आपको रिप्लाई करके बताना है कि लाला लाजपत राय जी का दूसरा नाम मतलब उनको किस और नाम से जाना जाता है। एक नाम में इनका तीसरा और बता देता हूँ, आपने लाल बाल पाल ट्राई सुना होगा, उसमें जो आपके लाल थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये भी इन ट्राई में भी लाल लाला लाजपत राय जी के लिए था। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर आपका डी, शेर पंजाब हम लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं। भूलिएगा नहीं, इसका एक जो अगला नाम है लाला लाजपत राय जी का, उसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद ऑस्कर अवार्ड? ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला? तो पहले भारतीय का नाम आता है तो उनका आंसर है आपका सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जी को 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये पहले भारतीय थे। वैसे इनसे पहले भी एक मरी महिला भारतीय हैं, उनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया जी को 1983 में ऑस्कर मिला तो था, बट वो कॉस्ट्यूम डिजाइन फील्ड में थी, तो उनको हम यहाँ गिनते नहीं है। हम सबसे पहले यही बात करते हैं, सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिनको हमारे फिल्म उद्योग में 1992 में पहला ऑस्कर मिला था। तो इसका आंसर है आपका बी, सत्यजीत रे। आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर? इनमें से सिंथेटिक फाइबर किसे कहा जाता है? संश्लेषित रेशा। तो संश्लेषित रेशा की बात करी जाए तो वो है आपका रेयन। रेयन आपका रेशा जो बनाया जाता है, सिंथेटिकली बनाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका रेयन, बी इसका आंसर है। बाकी सारा आपका नेचुरल फाइबर है, मतलब प्राकृतिक फाइबर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। ये हमारे यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। अब ये कब बने थे? ये बने थे आपके 30 अप्रैल 1789 में ये आपके प्रेसिडेंट बने थे। और कब तक रहे थे? ये रहे थे आपके 4 मार्च 1797। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, जॉर्ज वॉशिंगटन, भारत यूएसए के पहले प्रेसिडेंट थे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न, जो कि हमारा इन विच स्टेट तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? अगर आप मेरी सीरीज करते आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, टेट्समैन की, तो आपने सुना होगा या देखा भी होगा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी प्रैक्टिस में करा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या है मुझे बताना फटाफट। इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट है। महाराष्ट्र में कहा? महाराष्ट्र में पालघर में है। ये कब शुरू हुआ था बनना? ये 1960 में, मतलब 1961 में बनना शुरू हुआ था, और 28 अक्टूबर 1969 में यहाँ से काम होना शुरू हो गया था। याद रखिएगा, आंसर क्या है आपका ए, महाराष्ट्र में तारापुर पावर प्लांट है। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा हु हैज रिटन द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन? मिडनाइट चिल्ड्रन किस राइटर ने लिखी थी? तो इसको लिखा था आपका सलमान रुश्दी ने। अगर मैं बताऊं आपको सलमान रुश्दी के बारे में, तो इनका जन्म 18 जून 1947 में हुआ था। अब ये जो किताब की बात आ रही है, जो नॉवेल है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पहली बार जो पब्लिश हुई थी, ये पहली बार 1981 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए, सलमान रुश्दी। आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न, जो कि हमारा चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, जितने भी हमारे क्रिकेट लवर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर तो आप बिना ऑप्शन दिए दे सकते हैं कि चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वो कौन से स्टेट में है? तो आपको जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो है आपका बैंगलोर में। कैसे बता सकते हैं? आपकी जो आईपीएल में आरसीबी टीम है, तो चिन्ना स्वामी उनका होम ग्राउंड है। ठीक है, अगर बात की जाए चिन्ना स्वामी स्टेडियम की, तो ये 1969 में स्टेबलाइज हुआ था। अब बात की जाए कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो है आपकी 40,000 की। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बैंगलोर में है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हिग्स बोसन इज आल्सो नोन एज। हिग्स बोसन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसन को हम जानते हैं गॉड पार्टिकल के नाम से। ठीक है, इसकी डिस्कवरी 2012 में हुई थी। करी किसने थी? आपके एक नोबेल प्राइज विनर है फिजिसिस्ट लियोन लीडरमैन ने इसकी डिस्कवरी करी थी।
अब इसका नाम गॉड पार्टिकल क्यों रखा गया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हम इसके पार्टिकल्स को देख रहे थे तो इसके पार्टिकल्स हमें मिल ही नहीं रहे थे, हम इसके पार्टिकल देख ही नहीं पा रहे थे। तो जो हमारे ये नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन थे, इन्होंने इसको फिर गॉड पार्टिकल का नाम दिया। इस तरीके से आंसर क्या है आपका, इसका आंसर आपका ए गॉड पार्टिकल। 16 क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल लोकेटेड। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे है, तो ये है आपका कोलकाता में, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताऊं तो ये आपका नवरत्ना टेम्पल है, कहाँ पे है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कब बना था ये बना था आपका 1855 में ये बना था, और इसको ओपन कब किया गया लोगों के लिए, 31 मई 1855 को इसको ओपन कर दिया गया लोगों के जाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये कहाँ पे है, ये है आपका बी कोलकाता में। आइए बढ़ते हैं हमारे 17% तरफ, जो कि है हमारा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगर आपको अर्थक्वेक नापना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, आप इंटेंसिटी नापने के लिए आप इस्तेमाल करोगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे आपका रिक्टर स्केल की मदद से आप अर्थक्वेक को नापते हो कि अर्थक्वेक कितना, मतलब कितना आया था, उसकी वैल्यू क्या थी, 6 पॉइंट में है, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, उसमें आप नापते हो। इसका आंसर आपका बी सिस्मोग्राफ। आइए बढ़ते हैं हमारे 18% तरफ, जो कि है हमारा आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अभी लास्ट ही वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 5 में ही ऐसे कोई क्वेश्चन आया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा आर्टिकल था, बस इन्होंने इस क्वेश्चन को पलट दिया। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, मैंने उस वीडियो में भी आपको सेम चीज बताई थी, वही आपको यहाँ भी याद रखनी है। इसका आंसर है आपका जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में ये था। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अब विशेष दर्जा में क्या क्या खूबियां थी, क्या क्या नहीं थी, मैंने आपको बता रखा है। वैसे आपको मैं दोबारा याद दिला दूं कि 31 अक्टूबर 2019 से इसको विशेष दर्जा से हटा दिया गया है। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए जम्मू एंड कश्मीर। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 19 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा नेम द फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता, भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है, तो इसका आंसर क्या है आपका, वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अब इनको नोबेल प्राइज किस लिए मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, इसके लिए साहित्य में इनको नोबेल प्राइज मिला था। हमने आपके लिए एक नोबेल प्राइज के ऊपर एक पीडीएफ तैयार कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने नोबेल प्राइज के किस किस को नोबेल प्राइज कब मिला, कौन से ईयर में मिला, किस लिए मिला, वो सब हमने मेंशन कर रखा है। तो आपको वहां जाके इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन हर साल, हर बार, हर पेपर में आता है, तो एक नया क्वेश्चन तो बनता ही है। तो इसलिए वहां जरूर जाके उस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न, जो कि हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी कहाँ इस्तेमाल होती है, आपने देखा है एलईडी टीवी देखते हो, एलईडी वॉचेस, कैलकुलेटर, टेलीविजन वगैरह में। तो एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है एलईडी का पूरा नाम। इसका आंसर आपका बी लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं।
आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप करें या फिर आप studyinupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारे जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर इज, मतलब ऐसा क्या नाम है जो हम डॉक्यूमेंट को देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हो आप फाइल नेम, जो एज अ यूजर देता है, जिसका आंसर है आपका ए, फाइल नेम। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द रेड पिगमेंट एंथोसायनिन इज प्रेजेंट इन, रेड पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका वैक्यूल में, यानी रिक्तिका में प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है, ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है? ये ज्यादातर मोस्टली आपका फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, वैक्यूल में आपका एंथोसायनिन प्रेजेंट होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपकी विटामिन डी की कमी से होती है? तो विटामिन डी की जो कमी से जो बीमारी होती है वो है आपकी रिकेट्स। अब इस रिकेट्स में क्या होता है, जो आपके पैर वगैरह हैं वो सूख जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चों में ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, थोड़ी देर सूरज में बैठा करिए। इसका आंसर है आपका सी, रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो, इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो पोलियो में अफेक्ट करता है? तो वो है आपका पैरालिसिस ऑफ लिम्स, अंगों का पक्षाघात हो जाता है आपका पोलियो केस में। पोलियो और भी चीज को अफेक्ट करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर सकता है, मसल्स को वीक कर सकता है। इसका आंसर आपका बी, पैरालिसिस ऑफ लिम्स। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर। अच्छा देखिए, लाल और अगर हरे रंग को मिलाते हो तो कौन सा रंग बनेगा? जरा तुक्का भेड़िए या आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो होता है पीला, रेड और ग्रीन को मिला के आपका बनता है येलो कलर, तो इसका आंसर है आपका ए, येलो। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज, अगर आप पौधों का अध्ययन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोटैनी, वनस्पति विज्ञान। इसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, जैसे आप बीए करते हो या बीए करते हो इतिहास में, भूगोल में या किसी भी चीज में, उसी तरीके से लोग बोटैनी में भी आगे कंटिन्यू ग्रेजुएशन करते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, बोटैनी। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रॉग्स हैव डैश चैम्बर्स इन द हार्ट। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपका चौथे ही सेट में कराया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैंने इसको समझाया भी था कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं और वो क्यों होते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर मुझे कमेंट करना है, इसका आंसर आज मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। तो यह बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर फाउंड इन, आपका आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके पाए जाते हैं बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में पाए जाते हैं। अब बोन मैरो में जो आपका ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, बोन मैरो। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पेनिसिलिन इज, पेनिसिलिन क्या है आपका? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अच्छा ये किस लिए काम आती है? ये काम आती है अगर आपका बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि निमोनिया हो गया या फीवर हो गया, तो उस टाइम पे आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर है आपका ए, एंटीबायोटिक। आगे बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन, जो कि हमारा मेटामॉर्फिज्म टर्न्स कोल इनटू, अगर मेटामॉर्फिज्म में प्रोसेस होता है कायापलट, उसमें जो कोयला होता है वो बदल के क्या बन जाता है? तो वो आपका बदल के बन जाता है डायमंड। तो इसका आंसर है आपका बी, डायमंड। आगे बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है, तो इसका आंसर आपका ए, NaCl। आगे बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन, जो कि हमारा विच गैस इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन ठंडा करने के लिए इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है हमारी NH3। अच्छा बताइएगा मुझे कि NH3 आपकी कौन सी गैस होती है? तो आपको सिंबल के रूप में दे रखा है, तो उसको आपका नाम पता होना चाहिए। NH3 है वो आपकी अमोनिया गैस, ठीक है।
अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है ठंडा करने के लिए, तो इसका आंसर है आपका ए NH3। आगे बढ़ते हैं हमारे 33 क्वेश्चन जो कि हमारा विच वन इज यूज इन थर्मामीटर, में से ऐसा क्या है जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, तो वो है आपका मरकरी यानी पारा। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि अकेला है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है। ठीक है, थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर नापने के लिए मरकरी होता है, इसका आंसर है सी। पढ़ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है जो हमें दिए गए हैं इनमें, तो ऑप्शन है सिल्वर, मरकरी, कॉपर और एल्कोहल। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो होती है सिल्वर में, आंसर है आपका ए सिल्वर में। मगर हम फिर भी वायर कॉपर की ही क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं करते हैं, अगर सिल्वर की इतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो। इसका रीजन ये है कि आपको सिल्वर है बहुत महंगा पड़ता है, आप इसकी वायर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम जो नॉर्मल जो वायर यूज करते हैं वो सारी कॉपर की बनी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 35 क्वेश्चन जो कि हमारा अमीबा इज अ फॉर्म ऑफ, अमीबा एक किसका रूप है, अमीबा आपका एक प्रोटोजोआ का रूप है, अमीबा आपका एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है आपका डी प्रोटोजोआ। यहाँ आपका पार्ट 2 जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो कि है हमारा मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हमारा तीसरा पार्ट में पहला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी जो आपको गिवन दिया गया है इक्वेशन 6/3 इज इक्वल टू में x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 6 मल्टीप्लाई 4/3, इसका आंसर आएगा आपका 24/3 यानी 8। क्या आंसर है आपका, इसका आंसर है सी 8, x की वैल्यू है 8। आगे बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा इफ 5x + 4 इज इक्वल टू 3x + 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन रख के सॉल्व भी तो करना है। भी कर देते हैं, इसको क्या हो जाएगा 5x - 3x इज इक्वल टू में 8 - 4, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू होगी 2। क्या आंसर है हमारा, आंसर है बी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2 टू द पावर ऑफ 3। तो अगर पावर पे पावर होती है तो हम पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है आपका 64, इसका आंसर क्या है आपका डी 64। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन जो कि हमारा a - b a + b, ये क्या है, ये इक्वेशन है। मैंने लास्ट सेट में भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया होगा। a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका b a² - b², तो इसका आंसर क्या है आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन जो कि हमारा राइट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसको करने के लिए मैं आपको एपी का इस्तेमाल कराता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी और आसानी से निकाल लेंगे। तो उसमें क्या करना होता है, हमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें पता है हमारा नेचुरल पहला नंबर क्या होता है 1, तो मतलब ए की वैल्यू हो गई 1। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो एन की वैल्यू हो गई 10। डी इनके बीच में गैप कितने का है, वो है 1 का। हमें निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है जी, तो n की वैल्यू है 10/2, 2 इंटू में 1 प्लस में 10-1 इंटू में डी की भी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया आपका 5, 2 प्लस में 9 मतलब में 5 इंटू में 11, तो इसका आंसर क्या आया 55। तो इसका आंसर क्या है आपका ए 55 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो होती है आपकी 1 यानी बी इसका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी होल नंबर क्या है, सबसे छोटा होल नंबर होता है आपका 0। याद रखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस है, होल नंबर और नेचुरल नंबर अलग अलग नंबर होते हैं, तो इसका आंसर है आपका बी 1। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन जो कि हमारा सॉल्व करना है हमें सिंपली इसको, तो क्या करना है जो भी बोला गया कर लेते हैं। तो 21 बट्टे पे 17 माइनस में 15 माइनस 3 ब्रैकेट में करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर वही सॉल्व करते रहो तो 121 बढ़ते रहो आगे 17 माइनस में 15 माइनस में 9 121 17 माइनस में 15 से 9 जाएगा तो आंसर आएगा 6। 121 डिवाइड बाई 11, तो इसका आंसर आएगा 11। आपका आंसर क्या है ए 11 इसका आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 43rd क्वेश्चन मतलब 43वां क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा हमें ऐड करना है सिंपली, तो ऐड कर लेते हैं 8.8 0.88 0.88
8.888 और 8। यहाँ आपके 5 नंबर हो गए, इनको ऐड करना है तो कर लेते हैं। 8, 16 का 6, कैरी गया 1, 25 का 5, कैरी गया 2, 32 और 34 का 4, 3 गया कैरी, आंसर आया 11.4568। इससे मैच खाता है, ये खाता है ए से मैच, तो इसका आंसर क्या है आपका ए। आगे बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, तो हमारा 44वां क्वेश्चन है, इफ 3x, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 10 इक्वल टू 10 नहीं है, यहाँ पे प्लस 10 है, प्लीज वो ठीक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। इसका क्वेश्चन है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू है 52, आपको निकालना है x की वैल्यू, तो सिंपल ही है, 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 10, 3x इज इक्वल टू 42, x की वैल्यू हो गई आपकी 14, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 14 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, if 51y minus 29y is equal to 11, y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली तो है 51y minus 29y is equal to 11, माइनस करने पर क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ आंसर आएगा 22y is equal to 11, y की वैल्यू हो गई 11/22 यानी 1/2, जिसका आंसर क्या है आपका बी, इसका आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़े हमारे 46वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, सम ऑफ टू नंबर इज 30, नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर का योग दे रखा है और रेशियो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, अनुपात, हमें निकालना है संख्याएं, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, हमारा जो नंबर्स हैं वो जाएंगे हमारे 2x और 3x। कहना क्या चाहता है कि 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू में 30 है, 5x की वैल्यू हो गई 30, x की वैल्यू हो गई 6, वैल्यू में पुट करोगे तो 2x की वैल्यू में करोगे तो 12 हो जाएगा, 3x में करोगे तो 18 हो जाएगा, इसका आंसर है आपका सी, 12 एंड 18। आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 3.683 into 10 to the power 4, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आपके पास 10,000 है, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 36830, यानी इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इन दो एंगल्स हम 90 डिग्री होता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसको आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या है डी, 45 डिग्री इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 3 to the power 2 to the power 3, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी ऊपर कराया है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पावर टू पावर क्या होती है, तो मल्टीप्लाई होती है, मतलब 3 to the power 6, 3 to the power 6 का आंसर क्या होता है, वो होता है आपका 729, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, मतलब आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 4/7 क्या होता है, ये होता है 7/7, यानी इसका आंसर है 1, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 1 इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन प्रैक्टिस सेट 6 होता है खत्म। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं या पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस हैं ऐसे हमारे पास प्रैक्टिस सेट तैयार हैं, अगर आप उनमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको वहां पे कांटेक्ट करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है,
तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप PDF के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है,